मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे। तो मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रस्तुति मेरी आज ऑप्शनल हिंदी BA 4 सेम ऑप्शनल हिंदी का आज का हमारा सत्र है। मेरा नाम है रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक हिंदी और सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा से गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न। आज की हमारे विषय है देवनागरी लिपि, जो हिंदी भाषा का लिपि है, यानी भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। तो देवनागरी लिपि को जब लिया गया है तो उसका इतिहास भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह से देवनागरी लिपि हिंदी में अपनाया गया और इस लिपि में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका वर्गीकरण किस तरह से किया, पूरे 4 सत्र में हम इसका विवरण से अध्ययन करेंगे। तो देवनागरी लिपि से पहले हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा के बोलियां, उपभाषाएं, फिर उसके बाद हमने हिंदी भाषा के विविध रूप यानी संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, इस तरह से पूरे जो विषय थे हमने देखा पिछले सत्रों में। तो आज का हमारा 15वां सत्र देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो में आया है, उद्भव और उसका विकास किस तरह से हुआ है। तो देवनागरी लिपि भाषा और लिपि के साथ संबंध क्या है यहाँ देखेंगे। देवनागरी लिपि से पहले हम भाषा और इसके साथ लिपि के साथ क्या संबंध है। तो इसमें आपको भाषा का अंतर संबंध को समझने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। लिपि के इतिहास का अध्ययन आप करेंगे। देवनागरी के उद्भव विकास की प्रक्रिया को भी आप अगले सत्रों में समझेंगे और देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक स्वरूप को भी आप समझेंगे। तो हम देखते हैं लिपि जो होता है, इस लिपि के हिसाब से लिपि को परिभाषित जब हम करेंगे तो लिपि का परिभाषा जो है ब्लॉक, जो एक तज्ञ हैं B ब्लॉक और JL ट्रैगर, यहाँ जो यूरोपियन भाषा तज्ञ हैं, इन्होंने कहा है कि हमने भाषा के बारे में भी देखा। भाषा जो है शब्दों के यादृच्छिक ध्वनि संकेतों को हम भाषा कहते हैं। यादृच्छिक यानी सब लोग माने हुए, यानी इसके लिए जाओ कहते हैं तो जाना, आओ कहते हैं तो आना, तो ये सब सभी लोगों ने माना हुआ है। यादृच्छिक ध्वनि संकेतों को ही हम भाषा कहते हैं। तो लिपि किसको कहते हैं? तो लिपि किसको कहते हैं, इसके बारे में ट्रैगर और ब्लॉक जी कहते हैं, भाषा के या भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाली यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था लिपि कहलाती है। आपको अच्छे से याद रखना है, यानी भाषा जो है हम बोलते हैं उसको, उन शब्दों को दृश्य रूप में, यानी जो शब्द है हम बोलते हैं उसको दृश्य रूप में, अभी मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। इस सत्र में हम लिपि और भाषा का अंतर संबंध, ये क्या है, यहाँ क्या है, जो भाषा है उसका दृश्य रूप हमें सामने दिखता है। तो वहाँ जो दृश्य रूप है, आप भी इसको वही अक्षर से पढ़ेंगे, मैं भी उसे वही अक्षरों से जब पढ़ूंगा तब ही यहाँ यादृच्छिक कहलाएगी।
तो अंग्रेजी में वो कहते हैं लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। यानी सोशल ग्रुप, सामाजिक जो हम प्राणी हैं, इन्हें हम उसे माने, कोऑपरेट करें। और अनंत चौधरी लिखते हैं उसके बारे में। तो अनंत चौधरी जी का बोलना है, जिस प्रकार भाषा ध्वनियों की व्यवस्था होती है उसी प्रकार लिपि वर्णों की, किसकी होती है? लिपि वर्णों की व्यवस्था होती है। तात्पर्य यह है कि भाषा जिस प्रकार के साथ, यानी भाषा में जिस प्रकार के ध्वनि के आश्रय कार्य चलता है उसी प्रकार लेखन में वर्ण के माध्यम से चलते हैं। तो जैसे जैसे मानवता बढ़ती गई तो इसके लिए इसका विकास क्रम का जो चला उसको हम देखेंगे। किंतु भाषा और लिपि के तुलनात्मक स्वरूप पर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि भाषा प्राथमिक है, यानी पहले हमने क्या बनाया? भाषा को बनाया, और लिपि जो है द्वितीयक है, यानी लिपि पहले नहीं आया, पहले भाषा आई और उसका लिपि आई। तो यहाँ क्या है? भाषा के बिना किसी मनुष्य अपना कार्य नहीं चला सकता, किंतु लिपि के बिना, यानी कोई पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो काम चला लेता है ना। हाँ, तो इस तरह से तो चला सकता है। तो भाषा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि भाषा से भी उसको अपना काम चलाना आता है। और आगे हम देखते हैं, जो भाषा है, भाषा के संबंध में बोलने सुनने से है। यानी भाषा जो है हम बोलते हैं, दूसरे लोग सुनते हैं, मगर वहीं पर लिपि जो है वो किससे है? आप लोग बोल सकते हैं। लिपि का जो संबंध है वह किससे है? पढ़ने और लिखने से है। तो इस तरह से हम भाषा और लिपि का अंतर संबंध जोड़ सकते हैं। और एक बार मैं बोलूं, हाँ, भाषा जो है वहां उन ध्वनि संकेतों का यादृच्छिक स्वरूप है, उसे जिसे हम भाषा कहते हैं। मगर लिपि जो है वह एक ध्वनि संकेतों का दृश्य रूप है। भाषा के दृश्य रूप को, यादृच्छिक दृश्य रूप को स्थायित्व प्रदान करने वाली जो अक्षर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के बिना काम चल सकता है, मगर भाषा के बिना काम नहीं चल सकता। तो यहां पर देखते हैं कि देवनागरी लिपि, हाँ, यहाँ पर यही तो वहां कहते हैं, भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाली यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था लिपि कहलाती है। उसी प्रकार लिपि, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के अन्य 12 भाषाओं की लिपि है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ इसको देखिए, लिपि और भाषा का अंतर संबंध। तो लिपि जो है, लिपि से हम भाषण कर सकते हैं और हम उससे श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लिपि से वाचन, हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वर्णों की दृश्य रूप में, यानी देवनागरी जो लिपि है हिंदी भाषा के
जो अन्य भाषा लिपि है वहाँ वैज्ञानिक दृष्टि के कारण यहाँ संसार की लिपियों में विशिष्ट स्थान पाते हैं। तो इस लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, मानकीकरण की व्यवस्था समस्या के अध्ययन हम आज करेंगे। तो लिपि जो है वहाँ वाचन और लेखन के लिए आता है। तो जिस प्रकार वर्ण ध्वनियों की सुनिश्चित रूप है, इसी प्रकार लिपि और भाषा के अंतर संबंध को हम जब देखते हैं तो भाषा कौशल के बिंदुओं से हम अच्छे प्रकार से उसे समझ सकते हैं। तो भाषा के जो है कौशल के 4 माध्यम हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। भाषा के 4 माध्यम कौन से हैं? राइट, एक है भाषण या बोलना, एक है सुनना, एक है लिखना, एक है पढ़ना। तो इसमें से 2 प्रकार जो है भाषण और श्रवण जो है वो किस में आ जाते हैं? भाषा के उच्चरित रूप से आते हैं, यानी उच्चारण से आते हैं। ये दो प्रकार, मगर और आखिरी के 2 प्रकार लिपि के रूप से हमें मिलते हैं, यानी हम इसको लिपि के रूप में ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ध्वनियों एवं वर्ण चिन्हों का संबंध नाम ही लिपि है, यानी ध्वनियों एवं वर्ण चिन्हों के संबंध का नाम ही लिपि है। हिंदी की भाषिक व्यवस्था और उसका मानक रूप नामक इग्नो यूनिवर्सिटी में लिखा गया है। हिंदी भाषा में ध्वनियों एवं वर्णों के संबंध में लिखा गया है। वहाँ पुस्तक का नाम है, आप लिख लीजिए, हिंदी की भाषिक व्यवस्था और उसका मानक रूप। इग्नो यूनिवर्सिटी से यहाँ पुस्तक विश्वविद्यालय से बनाया गया है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर भी भाषा के और लिपि के संबंध में लिखा गया है। भाषा में ध्वनियों एवं वर्ण चिन्हों के संबंध का नाम क्या है? लिपि है। यानी भाषा में ध्वनियों एवं वर्ण चिन्हों के संबंध का नाम लिपि है। इन वर्ण चिन्हों के परस्पर संयोग से शब्द बनते हैं। वर्णों के परस्पर संयोग से ही शब्द बनते हैं, जिनसे क्या क्या बनते हैं? शब्द से क्या क्या बनते हैं? पद बनते हैं, उपवाक्य बनते हैं, वाक्य बनते हैं, ऐसे ही बनते चले जाते हैं। उसका पूरा फिर एक कहानी बनती है, उपन्यास बनती है, पुस्तक बनता है, ग्रंथ बन जाता है। जहाँ लिपि भाषिक ध्वनियों को वर्ण के रूप में चिन्हित करती है, यानी जो हमारा जो कहना है, हमारा जो विचार है, हमारा जो दिमाग में जो चल रहा है, उसको हम लिखने बैठते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? हमारी जो भाषा है वो भाषा लिपिक रूप में चिन्हित होते जाती है। तो चिन्हित करती है। तो आगे हम देखते हैं, वहाँ वर्तनी वर्ण विन्यास के रूप में क्या हो जाता है? लिपि हमारे सामने आता है। तो वर्ण विन्यास क्या है? लिखित शब्द में वर्णों का विशेष सार्थक क्रम में रखना, यानी लिखित शब्द में वर्णों को एक विशेष सार्थक क्रम में रखना। इसको दूसरे शब्द में कहा जा सकता है, किसी भाषा के शब्द में
स्वार्थक सार्थक ध्वनियों का प्रयोग जिस क्रम से होता है उस ध्वनि क्रम को उस शब्द की वर्तनी कहा जाता है। यानी जिस ध्वनियों का प्रयोग जिस क्रम से होता है उस ध्वनि क्रम को उस शब्द की वर्तनी कहा जाता है। यानी ध्वनि अ आ इ ई उ रु ए ऐ ओ औ अम आहा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, क ख घ ग ण, ये क्या है, वर्तनी, शब्द की वर्तनी। कमल, क म ल, इसको क्या किया हमने, इन ध्वनि वर्तनियों को हमने लिखित रूप में ले लिया। तो यहाँ क्या है, एक लिपि जो है वहाँ एक वर्ण की व्यवस्था है। ज्ञ श स, ऐसा उल्टा तो हम नहीं लिखते हैं, एक वर्ण की व्यवस्था है। क ख ग ग ण, च च झ झ ञ, ट ट ड ड ण, तो ये वहाँ वर्ण की व्यवस्था है। तो जो वर्तनी जिसे कहते हैं उस ध्वनि क्रम को, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से तभी लिखा जा सकता है जब वर्णों को हम सही सही पहचाने तथा उनसे बनने वाले शब्दों की सही रूप में हम लिखें। तो इस आधार से हम लिपि की दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष है ध्वनियों का लेखन यानी वर्ण व्यवस्था, शब्दों का लेखन एक वर्तनी व्यवस्था। तो यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि भाषा और लिपि गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी यहाँ पर प्रयोजन हम लिखते हैं तो प को र की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, य को वो की मात्रा नहीं लगाएंगे, ज नहीं लिखेंगे, न नहीं लिखेंगे। प्रयोजन की जगह ऊ की मात्रा जब ज लगाएंगे तो प्रयोजन हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा और लिपि के दोनों का गहरे रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। कई बार वाचन को प्राथमिक तथा लेखन को द्वितीयक मान लिया जाता है, मगर जबकि यथार्थ यहाँ है कि बिना वाचन और लेखन के भाषण और श्रवण भी शुद्ध व परिष्कृत नहीं हो सकता। तो इस तरह लिपि और वर्ण का जो संबंध है भाषा के साथ, उसका संबंध बहुत प्रगाढ़ है। तो भाषा के दो रूप प्रचलित है, एक है उच्चरित और दूसरी है लिखित या लिपि। हमने यहाँ पर देखा, इस भाग में हमने देखा कि भाषा के दो रूप है। कौन सा है? एक है उच्चरित है जो हम बोलते हैं और सुनते हैं, दूसरा है लिपि जो लिखते हैं और पढ़ते हैं। लिपि वर्णों की प्रतीक रूप में व्यवस्थित रूप है, वर्ण प्रतीकों के रूप में, वर्ण प्रतीक रूप में व्यवस्थित रूप है। इस प्रकार भाषा और ध्वनियों और वर्ण चिन्हों के संबंध का नाम ही लिपि है। देवनागरी लिपि जो है उसका इतिहास के बारे में हम अगले सत्र में हम पढ़ाई करेंगे। तो देवनागरी जो लिपि है वहाँ लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। यहाँ लिपि वैज्ञानिक गुणों से युक्त है। तो इस लिपि की हम देखने से पहले लिपि की इतिहास को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिपि का जो इतिहास है उसके बारे में हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएं और समाधान देवेंद्र नाथ की लोक भारती प्रकाशन का संस्करण है, और दूसरा आपको पुस्तक पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने लिखा है प्रयोजन मूलक हिंदी। और एक है आपको देख सकते हैं माधव सोनटक्के, और एक है भाषा विज्ञान और भाषा और लिपि, तो लोक भारती प्रकाशन शर्मा राजकिशोर जी का लिखा हुआ है। यहाँ भी पुस्तक आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने
लिपि का इतिहास देखा। लिपि भाषा के कितने भाग होते, 4 संबंध होते, भाषण, श्रवण, वाचन, लेखन। तो यहाँ पर लिपि किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो लिपि का आज का यहाँ 14वां सत्र जो हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास, लिपि किसे कहते हैं, लिपि की व्याख्या हमने इसमें देखा। तो इसी के साथ मेरा यहाँ 14वां सत्र देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास का 14वां सत्र लिपि किसे कहते हैं, यानी भाषा और लिपि का संबंध क्या होता है, यहाँ हमने देखा। इसी के साथ मेरा यहाँ सत्र समाप्त होता है। सभी लोग घर में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यहाँ मनोकामना करते हुए मैं आज का मेरा यहाँ सत्र समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को जय हिंद, जय कर्नाटक।